नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और एक उम्मीद ये भी है कि आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खास करके टेट और यूपी टेट के बारे में हम लोग देख रहे हैं, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तमाम है, सबकी तैयारी जाहिर सी है कि आप लोग कर रहे होंगे और पूरे मनोयोग से, पूरी निष्ठा से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि के बारे में जानने वाले हैं। एक चीज़ जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि इसी वीडियो का पार्ट 1 मैंने बना रखा है, ये पार्ट 2 में बना रहा हूँ। तो पार्ट 1 में जो विसर्ग संधि से संबंधित मुख्य नियम है, 5 नियम वहाँ पे हम लोगों ने देखा था और उसके बारे में जाना था। वहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक भी बताई हुई है और उस ट्रिक की मदद से ही हम लोगों ने उन 5 नियमों को समझा था और जाना था। तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, आप उसको ज़रूर से जाके देखिए। काफ़ी अच्छी वीडियो है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज की वीडियो में विसर्ग संधि से संबंधित जो अन्य नियम हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और एक चीज़ मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि जो पिछली वीडियो में हमने देखा था तो वहां पे विसर्ग में कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा था। यहां आज की वीडियो में इसीलिए मैंने इस वीडियो को अलग से बनाने की सोची ताकि इसका अंतर हम लोग समझ पाएंगे। तो आज के जो नियम हैं उसमें मुख्यतः, हालांकि एक नियम है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज या तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। आज का जो भी नियम है विसर्ग संधि का, उसमें या तो विसर्ग का लोप होगा या फिर विसर्ग अपरिवर्तित रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या किस तरह से बदलाव इसमें हो रहा है और इसको हम लोग जानते हैं। विसर्ग का लोप होना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ विसर्ग लोप 2 स्थितियों में विसर्ग लुप्त हो जाता है। किन किन स्थितियों में? ये पहली स्थिति है, इसको देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, इसको नोट करिएगा। विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? अ या आ होना चाहिए। और विसर्ग के बाद इससे भिन्न स्वर, यानी अ आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए तो वहां पे विसर्ग जो है, विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग लुप्त हो जाएगा। वहां पे उदाहरण देखेंगे वो चीज ज्यादा स्पष्ट होगी। जैसे अतः धन एव, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये मिले हैं तो ये विसर्ग जो है ये लुप्त हो गया, ये बन गया अतएव। दूसरा नियम क्या कहता है? ये भी विसर्ग के लोप से ही संबंधित है। ये कहता है यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और विसर्ग का पूर्व स्वर दीर्घ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर हम लोग पढ़ चुके हैं, और यदि आप नहीं जानते हैं तो उसको जानना चाहिए। वीडियो है उससे संबंधित, आप जाके उसको देखिए। लेकिन अब यदि र हो, यदि विसर्ग के बाद र आता है तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा और पूर्व स्वर जो है उसका पूर्व स्वर दीर्घ हो जाएगा। अब इसको हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, निधन रोग, ये हो गया निरोग। अब देखिए ये हर्ष स्वर है, हम देख रहे हैं छोटी ई की मात्रा लगी हुई है न पे, लेकिन जब इसके बाद ये फिर से र आ गया तो ये विसर्ग का लोप हो जाता है और ये स्वर दीर्घ हो गया और ये बन गया निरोग। आप लोग समझ रहे होंगे। इसी तरह से यहाँ भी हर्ष स्वर है और इसके बाद र आया है, हम देख रहे हैं ये मिले हैं तो ये दीर्घ स्वर हो गया है, ये हो गया है नीरस। इसी प्रकार से और भी उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे निधन रज, ये बन जाएगा, ये भी दीर्घ हो जाएगा नीरज। तो इसी प्रकार के अन्य उदाहरण हो सकते हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं पीडीएफ के रूप में इसको डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाके आसानी से तमाम उदाहरण देख सकते हैं। अब ये तो दोनों हो गए। अब आता है हमारा विसर्ग का अपरिवर्तित रहना। इन 2 स्थितियों में जब जो हमने क और ख के बारे में देखा तो इन दोनों स्थितियों में विसर्ग क्या हो रहा था? विसर्ग का लोप हो रहा था, विसर्ग गायब हो रहा था। अब ये तीसरी स्थिति है, विसर्ग अपरिवर्तित रहेगा। किन स्थितियों में? ये देख लीजिए। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा बाद में क तथा प आए, यदि विसर्ग से पूर्व, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यदि विसर्ग से पूर्व अ आ जाता है तथा बाद में क आ जाए या प आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये है अंतः धन करण, ये हो गया अंतःकरण हो जाएगा। ये इसी प्रकार से अधः अधन पतन, अधः पतन हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखना छूट गया है, यहीं पे लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा।
ये हो जाएगा अंतःकरण। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि विसर्ग से पूर्व अ आ जाता है और उसके बाद में क या प, यही दो अक्षर आपको, यही दो वर्ड याद रखना है। यदि ये आ जाते हैं उसके बाद में तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे भी दूसरे उदाहरण में भी ये अधः है, इसके बाद प आ गया है तो ये उसी तरह से विसर्ग लगा हुआ आ गया अधः पतन। तो ये विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं है। एक और स्थिति है दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण स्थिति है और ये काफी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं इनमें से प्रश्न, तो इसको हमको अच्छे प्रकार से समझना है। पुनः तथा अंत में ये जो दोनों शब्द हैं ये स्पेशल हैं और इनके लिए स्पेशली हमें याद कर लेना चाहिए। कहीं कहीं इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये अपवाद के रूप में देता है और मुझे नहीं लगता कि इसको अपवाद के रूप में हमें समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताबें में गलत दिया हुआ है, लेकिन हमें समझने के लिए एक अलग स्पेशल शब्द के रूप में ही इन दोनों शब्दों को याद कर लेना चाहिए। पुनः तथा अंत में विसर्ग का र हो जाता है। यदि पुनः और अंत आता है और इसके बाद कोई शब्द आ जाए तो उसमें जो विसर्ग है वो र बन जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण देखते हैं, पुनः धन मुद्रण, ये बन गया पुनर्मुद्रण। ये चीज आप लोग जानते होंगे कि यदि किसी वर्ड से पहले आधा र आता है तो उस वर्ड के ऊपर ये चला जाएगा, यदि बाद में आएगा तो वो उस वर्ड में डंडा र जिसको हम लोग बोलते हैं उस रूप में होगा। तो वहां नहीं जाना है। इसके पहली वाली वीडियो में भी मुझे याद है कि मैंने इस बारे में चर्चा किया है, तो आप उसको देखेंगे समझ जाएंगे। इसी तरह से पुनः धन जन्म, ये पुनर्जन्म बन गया। और भी उदाहरण एक लिखा है मैंने, अंतःधन धान, तो ये हो गया अंतर्धान। ये हम लोग सुनते आए हैं जो, या धारावाहिक टीवी सीरियल्स में तमाम हमने देखा है, तो अंतर्ध्यान हम लोगों ने देखा है, लेकिन सही जो है वो अंतर्धान ही होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी और यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ आपकी क्वेरी है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। निश्चित रूप से मैं उस बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और जल्दी कोशिश करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।